गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश फास्फोरिलीकरण के प्रकारों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण दो प्रकार का होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश तंत्र फस्त में संपन्न होती है। प्रकाश तंत्र फस्त का जो अभिक्रिया केंद्र होता है, ठीक है, वो प्रकाश ऊर्जा को फोटोनों के रूप में सहायक वर्णकों के माध्यम से अभिक्रिया केंद्र ग्रहण कर लेता है, जिससे प्रकाश तंत्र फस्ट ऑक्सीकृत हो जाता है और प्रकाश तंत्र फस्ट के ऑक्सीकृत होने पर इनके अभिक्रिया केंद्र में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फेरस सल्फाइड नामक प्रोटीन के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। फेरस सल्फाइड प्रोटीन जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉनों को फेरिडॉक्सिन को स्थानांतरित कर देती है। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन पुनः प्रकाश तंत्र फस्त में क्या है, चले जाते हैं। इस दौरान एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को, इस चक्रीय प्रक्रिया को चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया प्रकाश तंत्र सेकंड और फस्त में होती है, ठीक है। प्रकाश तंत्र सेकंड के अंदर अभिक्रिया केंद्र होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, जिससे प्रकाश तंत्र जो सेकंड होता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फियोटिन के द्वारा, फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। प्लास्टोक्विनोन एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेटों से क्रिया कर एटीपी का निर्माण करती है। इस दौरान प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों को साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। साइटोक्रोम B6 से दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो साइटोक्रोम F द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। साइटोक्रोम F से दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लास्टोसाइनिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फस्ट में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। प्रकाश तंत्र फस्ट से ये इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फाइड प्रोटीन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फेरस सल्फाइड से ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात NADP जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके NADP H+ आयनों का निर्माण करती है, जो जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया में सहायक होती है। अर्थात अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की क्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र सेकंड से उत्सर्जित होते हैं वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से गुजरने के पश्चात प्रकाश तंत्र सेकंड में वह इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता है, बल्कि प्रकाश तंत्र सेकंड से वह इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र फस्ट में क्या है, चला जाता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण की एक योजक कड़ी होती है जिसे प्लास्टोसाइनिन कहा जाता है। अर्थात प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के लिए एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। हमने यहाँ पर जो आपसे बात की है वो अब तक हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया है। जो हमने आपसे बात की थी कि भाई प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दो प्रमुख चरण होते हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और दूसरी कौन सी होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसलिए हम प्रकाशिक अभिक्रिया का टॉपिक हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो डार्क रिएक्शन पर आपसे चर्चा करेंगे। किस पर बात करेंगे, डार्क रिएक्शन पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं डार्क रिएक्शन पर। लेसन नंबर 10 है, पाठ का नाम है फोटोसिंथेसिस और आज का ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज सर्वप्रथम, अप्रकाशिक अभिक्रिया की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले F.F. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में की।
तो 1905 में अप्रकाशिक अभिक्रियाओं की खोज F.F. ब्लैकमैन ने की थी। ठीक है, इसी F.F. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक नियम दिया गया जिसे सीमाकारी कारक का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम दिया था? सीमाकारी कारक का नियम भी F.F. ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। देखो, सभी जीवों के अंदर या सभी पादपों में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या पादपों में होने वाली सभी प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? केल्विन और उसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, केल्विन और उसके सहयोगी वैज्ञानिकों ने पादपों में होने वाली सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किसने किया था? केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया। देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का स्थल पर बात करते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वह हरित लवक के स्ट्रोमा के अंदर पूर्ण होती है, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस में पूर्ण होती है? स्ट्रोमा वाले भाग में क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, किसमें पूर्ण होती है? अप्रकाशिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग के अंदर क्या है? पूर्ण होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना प्रकाश के अप्रकाशिक अभिक्रियाएं पूर्ण होती है, यानी कि यहाँ पर अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ लाइट इन डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया में ही होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो केवल जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन होता है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कार्बन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछा जाए भी कार्बन फिक्सेशन क्या है या कार्बन स्थिरीकरण क्या है, तो आप लिखेंगे पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में होता है, इसलिए अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को ही कार्बन स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन स्थिरीकरण कहा जाता है। देखो, ताप गुणांक एवं अन्य प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है। किसके द्वारा? ताप गुणांक के द्वारा। ठीक है, ताप गुणांक और कुछ अन्य प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है। क्या सिद्ध हो चुका है वो हम बताते हैं। ताप गुणांक और किसके आधार पर? ताप गुणांक और अन्य प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जिस पहली प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, तथा दूसरी प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि तापमान, ठीक है, तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो तापमान पर क्या होती है? निर्भर करती है। उस दूसरी प्रक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। मैंने आपको बताया ताप गुणांक और अन्य प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि पादपों में प्रथम प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है जिसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो तापमान की उपस्थिति पर होती है जिसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है।
देखो प्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक को Q10 के द्वारा हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। प्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक कितना होता है? 1 से कम होता है। प्रकाशिक अभिक्रियाओं का जो ताप गुणांक होता है, लाइट रिएक्शन का जो ताप गुणांक होता है वो कितना होता है? 1 से कम होता है। जबकि अप्रकाशिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका ताप गुणांक या तो 2 होता है या फिर कितना होता है? 3 होता है। तो अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक का मान या तो 2 होता है या फिर कितना होता है? 3 होता है। बात समझ में आ गई होगी आपके। आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक होता है तो 1 से कम होता है, और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का ताप गुणांक होता है 2 या फिर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए भिन्न भिन्न जो पादप होते हैं उन भिन्न भिन्न पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। क्या हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन स्तरीकरण जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। या हम यूं कहें कि भिन्न भिन्न पादपों में, ठीक है, भिन्न भिन्न पादपों में कार्बन स्तरीकरण जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। तो कार्बन स्तरीकरण कितनी विधियों के द्वारा होता है? 3 विधियों के द्वारा होता है। 3 विधियां कौन सी है? नंबर 1 C3 चक्र। C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। केल्विन बेंसन चक्र भी उसे कहा जाता है। दूसरा होता है C4 चक्र। इस C4 चक्र को क्या कहा जाता है? इसे हैच और सेलेक का चक्र भी कहा जाता है। हैच सेलेक चक्र भी इसे कहा जाता है। चौथा जो होता है, तीसरा जो होता है वो होता है काम चक्र। काम का अर्थ होता है क्रूसिलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। अम्ल उपापचय चक्र भी इसे क्या है? कहा जाता है। तो मैंने बताया कि भिन्न भिन्न पादपों में कार्बन स्तरीकरण जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। पहला है C3 चक्र, जिसको केल्विन चक्र कहते हैं। दूसरा होता है C4 चक्र, जिसे हैच सेलेक चक्र के नाम से जानते हैं। तीसरा जो होता है उसे काम या क्रूसिलेशियन चक्र या क्रूसिलेशियन अम्ल उपापचय चक्र भी इसे कहा जाता है। देखिए बात करते हैं C3 चक्र के बारे में। ठीक है, आज हम जो आपसे अध्ययन करने जा रहे हैं वो C3 चक्र पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं C3 चक्र के बारे में। देखिए C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। देखिए केल्विन और बेंसन ये 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, केल्विन और बेंसन ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1946 से 1953 के मध्य ये केल्विन बेंसन चक्र की क्या की थी? खोज की थी। तो C3 चक्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? केल्विन और बेंसन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1946 से लेकर के 1953 के मध्य केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र की खोज की थी। देखिए केल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिकीय हरी शैवाल क्लोरेला और सिनोडेस्मिस के अंदर रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक विधि द्वारा, ठीक है, केल्विन और बेंसन ने, ठीक है, हरी शैवाल है जिसका नाम है हरी शैवाल, और हरी शैवाल भी कैसी है? एक कोशिकीय हरी शैवाल, एक कोशिकीय हरी शैवाल जिनका नाम है क्लोरेला और दूसरा है सिनेडेस्मस।
ठीक है, हरी शैवाल और सिनेडेस्मस को, ठीक है। रेडियो सक्रिय समस्थानिक या रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक की विधि के द्वारा, रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक की विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न पथों का क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने हरी शैवाल यानी कि क्लोरेला और सिनेडेस्मिस के अंदर, ठीक है, कार्बन 14 समस्थानिक व ऑक्सीजन, ठीक है, इन्होंने क्लोरेला और सिनेडेस्मिस जो एक कोश की हरी शैवाल है उन पर कार्बन 14 समस्थानिक एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन का क्या किया था, अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि क्लोरेला और सिनेडेस्मिस में कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होता है तो पहला स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है जिसे फास्फोग्लिसरिक अम्ल कहा जाता है। और फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर 3 कार्बन परमाणु होते हैं। फास्फोग्लिसरिक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होने के कारण इस चक्र को C3 चक्र भी कहा जाता है। कौन सा चक्र कहा जाता है? C3 चक्र भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, C3 जो चक्र होता है केल्विन चक्र होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए शर्करा की आवश्यकता होती है। और यहां पर राइबोलोज 5 फास्फेट जो होती है वो पेंटा काइनेज, राइबोलोज 5 फास्फेट होती है, वो पेंटा फास्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण करती है? राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट का निर्माण करती है, जो केल्विन चक्र को निरंतर रूप से आगे विभिन्न स्तरों तक पहुंचाने का कार्य करती है, या विभिन्न चक्रीय परिक्रम को विभिन्न चक्रीय प्रक्रमों को प्रदर्शित करने में होती है? सहायक होती है। तो अब हम आपको बता रहे हैं केल्विन चक्र। केल्विन चक्र पर हमने आपसे बात कर लिया है कि केल्विन चक्र की खोज केल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने की। केल्विन और बेंसन ने एक कोशिकीय हरे शैवाल, क्लोरेला और सिनेडेस्मिस पर, ठीक है, कार्बन 14 समस्थानिक व ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए किस आधार पर? रेडियो सक्रिय ट्रेसर तकनीक के आधार पर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन किया, और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन की, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न पथों का या रेखीय आरोपों का क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, तो जहां पर हम C3 चक्र के बारे में आपसे करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि C3 चक्र के अंदर सबसे पहले वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को एक शर्करा के द्वारा क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, या अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले यौगिक जो हैं वो 5 कार्बन युक्त जो शर्करा होती है। कितने कार्बन युक्त शर्करा होती है? 5 कार्बन युक्त शर्करा, 6 राइबोस 5 फास्फेट जो होता है, ठीक है, उसके निर्माण के लिए यहां पर फास्फोपेंटाकाइनेज का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां से आपको बताने जा रहे हैं। देखो बेटा, राइबोलोज फास्फेट, ये तो पुनः उत्पादन। पहले आप चक्र देख लीजिए कहां से स्टार्ट होगा। चक्र यहां से स्टार्ट होगा राइबोलोज, ठीक है, 5 मोनोफास्फेट। राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट जो होता है इसका फास्फोरिलीकरण होता है। क्या होता है? फास्फोरिलीकरण होता है, ठीक है। राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट का फास्फोरिलीकरण होता है,
इस दौरान 6 एटीपी के अणु जो होते हैं, ठीक है, 6 एटीपी के अणु जो होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, 6 एडीपी के अणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि 6 एटीपी और अकार्बनिक फास्फेट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 6 एटीपी के अणु जो होते हैं वो 6 एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में, देखिए फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, यहां पर राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। मोनो बाई में बदल गया और 5 के साथ 1 और आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, कार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है। इस दौरान इस कार्बोक्सिलेशन की क्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु जो होते हैं वो राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट से किसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ध्यान से सुनना है, राइबोलोज, ठीक है, राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, जिसके फलस्वरूप राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट जो होता है वो किस में बदल जाता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल जाता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल के अंदर क्या है, बदल जाता है। फास्फोग्लिसरिक अम्ल जो होता है इसका एक बार फिर फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है, फास्फोग्लिसरीकरण की क्रिया होती है, फास्फोरिलीकरण की क्रिया। अर्थात यहां पर वापस फास्फोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पे 12 एटीपी के अणु जो होते हैं वो 12 एडीपी के अणुओं में टूट जाते हैं, साथ में अकार्बनिक फास्फेट में, जिसके फलस्वरूप क्या किसका निर्माण होता है, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक जो अम्ल होगा, ठीक है, इसका अपचयन होता है, और अपचयन के लिए 12, देखिए यहां पर अपचयन के लिए 12 NADPH प्लस H आयन जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, 12 NADP के अंदर चेंज हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, देखिए यहां पर कौन सा एंजाइम है, डाइफास्फो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप यहां पर PgL के फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं का निर्माण होता है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 2 अणु जो होते हैं, यहां से 12 अणुओं में से 2 अणु होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, यहां पर ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से फिर सुक्रोज का निर्माण होता है, और सुक्रोज से फिर अंत में किसका निर्माण होता है, स्टार्च का निर्माण हो जाता है, ठीक है। शेष 10 बचे फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो अणु होंगे, शेष 10 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो अणु होंगे वो जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए जैव रासायनिक पुनर्योजन की अभिक्रिया करते हैं, और राइबोलोज बाइफास्फेट का पुनरुत्पादन करते हैं। इस दौरान एक मध्यवर्ती उत्पाद का यहाँ निर्माण होता है, 5-जाइलुलोज 5-फास्फेट और 5-एरिथ्रोलोज 4-फास्फेट का निर्माण होता है। और 5-जाइलुलोज 5-फास्फेट और 5-एरिथ्रोलोज 4-फास्फेट जो होते हैं
वो राइबोलोज फास्फेट का पुनः उत्पादन करते हैं। यह राइबोलोज बाइफास्फेट जो होता है वो निरंतर रूप से इस केल्विन चक्र को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपको मैंने बताया कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए 5 कार्बन परमाणु वाली जो शर्करा होती है जिसका नाम है राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट, ठीक है। ये फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एटीपी के अणुओं से क्रिया करके यहाँ पे फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है जिससे राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट होता है वो राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट जो होता है इसका कार्बोक्सिलीकरण होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणुओं के साथ राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखो राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट के यहाँ पर 6 अणु होते हैं। राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट के भी कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। यहाँ पर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने अणु हो जाते हैं, 12 अणु हो जाते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं का फास्फोरिलीकरण होता है और फास्फोरिलीकरण के दौरान यहाँ पर क्या है, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम और 12 एटीपी के अणु की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फास्फोरिलीकरण होता है जिसके फलस्वरूप फास्फोग्लिसरिक अम्ल 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन डाइफास्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और 12 NADPH प्लस H आयनों की उपस्थिति में होता है जिससे 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक अम्ल फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 अणुओं में से 2 अणु जो होते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज से स्टार्च का और सुक्रोज और स्टार्च का क्या होता है, निर्माण होता है। शेष 10 अणु जो होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्योजन की क्रिया द्वारा राइबोलोज बाइफास्फेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इनमें एक पहले मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है जिसका नाम है 5-जाइलुलोज 5-फास्फेट और 5-एरिथ्रोलोज 4-फास्फेट का निर्माण होता है और अंत में राइबोलोज बाइफास्फेट का निर्माण करता है जो आगे निरंतर रूप से इस केल्विन चक्र को बनाए रखने में क्या है, सहायक होता है, ठीक है भाई। तो आपको पूछा जाए कि भाई केल्विन चक्र के अंदर बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है तो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसी के साथ हमारा यहाँ पर C3 चक्र पूरा हुआ। कल हम आपको बताएंगे केल्विन और बेंसन चक्र की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।